बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो टाइम न्यूज़ हम देखेंगे प्रोग्राम। आप मेट्रो टाइम न्यूज़ से लाइव देख रहे हैं। मैं ताहिर महमूद हूँ। नाजरीन, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात करेंगे। आज़ादी सहाफ़त, जो लोग आज़ादी सहाफ़त के बारे में बात कर रहे हैं, जो जमहूरियत का चैम्पियन कहते हैं ख़ुद को, इनके अपने अदवार में जो 2008 से लेकर अगर 2013 तक हम इसका जायज़ा लें तो 34 के करीब सहाफ़ी जो हैं अपनी जान की बाजी हार गए। और ये जो सहाफ़ी मरने वाले सहाफ़ी हैं, इनमें कोई भी सहाफ़ी अपनी तबई मौत नहीं मरा। किसी का मर्डर किया गया और कोई सहाफ़ी जो है वो डेंजरस असाइनमेंट पे काम कर रहा था। तो 34 के करीब 2008 से लेकर 2013 में 34 के करीब सहाफ़ी जो हैं वो कत्ल किए गए। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर की बात करें 2013 से लेकर 2018 तक, तो तकरीबन 14 के करीब सहाफ़ी जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। लेकिन ये जमहूरियत का चैम्पियन होने का दावा करने वाली ये पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये उनके दौरे हुकूमत की बात है कि 34 के करीब सहाफ़ी जो हैं वो उनका कत्ल हुआ। और इस हवाले से बात करेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर क्यों नहीं निकाला गया, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर क्यों नहीं निकाला गया, इस हवाले से बात करेंगे। 27 में से 26 जो इनकी शिकें हैं वो पूरी करने के बावजूद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। और जैसा कि सब जानते हैं कि जो टास्क दिया गया वो अच्छे तरीके से पूरा किया गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। और ये FATF का जो इजलास है वो हर 2 से 3 माह में होता है, लेकिन अब जून 2022 की डेट दी गई है पाकिस्तान की सुनवाई के लिए। इस हवाले से बात करेंगे। और नाज़रीन, लाहौर में होने वाले बम धमाके की तफसीली रिपोर्ट आ गई है। लाहौर बम धमाके के ताने बाने जो हैं वो रॉ से, इंडियन तंजीम रॉ और अफ़गान NDS से जाके मिलते हैं। और ये 30 लाख के करीब अफ़गानों को हमने पनाह दी, उनके लिए छत फराहम की। पनाह गज़ीन जो है वो पाकिस्तान में मुकीम है, लेकिन इसके बावजूद अफ़गान इदारे जो हैं वो अपनी अच्छी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इन सब मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से मैं आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। मोहतरमा शमसा अली साहब हमारे साथ होंगी, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दानिया राठौर साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पे। और समर इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजिया नगार। तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मोहतरमा शमसा अली साहिबा, आप ये फरमाइएगा, ये आज़ादी सहाफ़त जो है, ये इसका राग अलापने वाले जो हैं ये अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखते क्यों नहीं, अपने गिरेबान में झांक के कि हमारे दौरे हुकूमत में क्या होता रहा सहाफ़त के साथ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस पे लाइन पे दिया। इस पे देखिए जी, मैं तो आपको ये बताया ना कि ये इनके सारों के अगर आप इनकी बैकग्राउंड देखें और जो इनके हालात सारा वक्त जो इन्होंने जिस तरह से इन्होंने सहाफियों से और अपने जो इनके खिलाफ बात करते हैं, जिस तरह उनके खिलाफ ये बात करते रहे। और आज भी मैं आपको बता दूं कि सिंध के अंदर इतना खौफ है जरदारी साहब का और उनके जो उन्होंने पूरी अपनी टीम बनाई हुई है, जो लोगों को 1 मिनट में उठाते हैं या मार देते हैं। एक बहुत बड़े साफी, तो मुझे सच उनका में नाम नहीं आ रहा, उन्होंने बकायदा कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये जरदारी, क्योंकि मैं इनके खिलाफ लिख रहा हूँ। आपको भी याद होगा उनका नाम मेमन या कुछ इस तरह नाम था शायद उनका। तो वो उनको ये लिखे जायरा जोहरा तो इस तरह से वहाँ उनको मर्डर कर दिया था। तो वह ये तो ये क्योंकि देखिए ना, ये तो है सारी जो है रॉयल पार्टी ना, रॉयल फैमिली पार्टी है, ये फैमिली लिमिटेड पार्टी है। ये तो इनने तो बर्दाश्त ही नहीं कि हमारे खिलाफ कोई बोले। इन्होंने तो अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को डर खौफ और इस तरह ये सारे पूरा जो ग्रुप होता है ना ऊपर पार्टी का, तो बाप आ गया, बेटा आ गया, बेटी आ गई, बहनें आ गई, वो सब ये पीपल्स पार्टी में आप देख लें, इधर देख लें, इस तरफ भी जो है नवाज शरीफ और सारे इनके क्या हालात है सारी पूरी। तो ये इन्होंने इस तरह से वो एक अपना ऊपर एक पूरा माफिया बनाया हुआ होता है कि वो किसी की बात टॉलरेट करने को तैयार ही नहीं होते। आपको याद है कि ये क्या हाल हुआ था सेठी साहब का, ये नजम सेठी को किस तरह उठा के ले गए थे ये नवाज शरीफ साहब के दौर में। अब चाहे वो अपनी बातें सब भूल जाते हैं। और ये किसी किस्म का कोई भी जो है ये उसको। और ये दूसरा ये है कि वो सहाफत में सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमारे इतनी अच्छा शोबा, सहाफत का शोबा मैं समझती हूँ, या सियासत का भी एक ये एक इबादत है कि आप अगर लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, लोगों को आप उनको अपने मुल्क को सही मुकाम देना चाहते हैं, अपने इदारों को सही मुकाम देना चाहते हैं, ये इबादत है। लेकिन इन्होंने उसको भी कारोबार बना के और इतने गलत किस्म की इसमें रिवायात डाल दी। आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने इससे ये एक इतना अच्छा पाक, ये जो एक प्रोफेशन है,
तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि सियासत हो या ये जो है अपनी जर्नलिज्म जो हो, ये इतना ये आपका एक सेक्रेट ड्यूटी है अगर इसको आप सही तरीके से करें, लेकिन इन्होंने उसको भी इतना कमर्शलाइज कर दिया कि आप देखें वो क्या उसने कहा था, जो जान के जो थे अपना ओनर, उन्होंने साफ कहा था शकील रहमान मीर साहब ने कि कौन सी क्या ये जो है जर्नलिज्म, मैं तो जी बिजनेस करता हूँ। इन्होंने तो हर चीज को बिजनेस में तब्दील किया। जो इनकी बात नहीं मानते थे वो इन्होंने बड़े बड़े लोगों को इन्होंने इस तरह से रायत किया या उनको इस तरह से उन पे इतना प्रेशर डाला कि वो अपनी आवाज उनको बंद करनी पड़ी। तो ये तो एक बड़ी लंबी दास्तान है और ये मैं समझती हूँ कि जितना भी इस पे हमें अफसोस करे कम है, क्योंकि आप जो भी कहें मैं समझती हूँ, बल्कि वो जैसे लोग सारे कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब के जमाने में मीडिया को ज्यादा स्ट्रेंथ मिली। हालांकि कहने को वो डिक्टेटर थे, मैं उनको बिल्कुल भी कभी भी उनकी किसी चीज को नहीं मैं कहती कि डिक्टेटरशिप अच्छी है। हम तो अयूब खान के जमाने से डिक्टेटरशिप के खिलाफ है। उस वक्त भी फातिमा जिरा खड़ी हुई थी तो मैं स्टूडेंट थी, आई वाज विद फातिमा जिरा। लेकिन मैं इन लोगों के जो ये सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स हैं, ये डिक्टेटर, इनके डिक्टेटोरियल माइंड है, सबके माइंड डिक्टेटोरियल है कि किसी किस्म की ये अपने खिलाफ बात जो है उसको सुनना पसंद नहीं करते और हर तरीके से उनकी आवाज चाहे पैसे के थ्रू हो चाहे टेरर के थ्रू हो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। सिंध में तो हालात बड़े मैं समझती हूँ वो है, क्योंकि वहां पे तो अंदर जो है वो इतना खौफ है लोगों में, क्योंकि इतने इनके जितने इन्होंने आपको मालूम है कि पुलिस में जितनी भर्तियां की अपने वक्त में, इन्होंने हमेशा जितने भी, ये हाल पंजाब में भी हुआ था, अब तो जितने जी भी जी आपका बैकग्राउंड के लोग थे उनको पुलिस में भर्ती करते। जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है उसमें अगर ऐसे लोग भर्ती होंगे तो आप बताएं कि जो आम एक अच्छा बंदा कुछ देना चाहता है मुल्क के लिए, उसका तो वो तो बिल्कुल उसकी आवाज भी दब जाएगी, उसकी एक्टिविटीज भी खत्म हो जी, जाएगी। आपका पॉइंट आ गया। अच्छा दानिया राठौर साहब, ये फरमाइएगा, ये आज़ादी सहाफ़त का राग अलापने वाले जो हैं ये अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखते कि इनके अपने दौरे हुकूमत में क्या होता रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया। उसमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जो शुबा सहाफ़त है ये सतून का काम इसी तरह होता है जैसे पार्लियामेंट का काम होता है, जैसे लॉ एनफोर्स एजेंसीज का काम होता है और जैसे अदलिया का काम होता है। इसी तरह सहाफ़ी भी इस माशरे की आईनादार होता है। वो आवाम को, पब्लिक को, सियासतदानों को वो चेहरा दिखाता है, वो हकाइक बताता है जो माशरे के अंदर होते हैं। और उसके दफा ये होता है कि कई दफा ये सहाफ़ी खबर देने वाला खुद खबर बन जाता है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौर में, इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज के दौर में और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुकूमतें कोई भी आए, बेशक वो मार्शल लॉ हो, बेशक वो सिविल मार्शल लॉ हो, बेशक वो ये डेमोक्रेसी का मार्शल लॉ हो, तो जहां पर इन सियासतदानों की मर्जी की खबरें होती हैं वहां ये अच्छा कहते हैं, और जहां पर इनकी मर्जी की खबरें ना हों या इनके खिलाफ खबरें हों या इनकी जो करप्शन है उनको दिखाया जाए तो उस पर ये साफ तौर पर जो है सहाफ़ी को निशाना बनाते हैं। वहां पर जो सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानून साजी है वो आज 73 साल गुजरने के बावजूद नहीं हो सकी। सहाफ़ियों की उनकी राइट की, उनकी जिंदगी की जो तहफ़्फ़ुज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है, वो आज तक नहीं दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत तकरीबन आर्टिकल 8 से 28 तक जो है बेसिक फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। इसके अंदर सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 9 खुद बताता है कि हर इंसान की उसकी हिफाजत की जाएगी, उसकी जान माल की हिफाजत की जाएगी। मगर वो क्या सहाफ़ी पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या पाकिस्तान के रहने वाले शहरियों की तरह सहाफ़ी को उसकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाना? आर्टिकल 19 क्या कहता है? वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है? वो फ्रीडम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन कहता है। मगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी है, यहाँ पर सहाफ़ी खबर लेने के लिए जाते हैं या सारी सूरत हाल होती है, मगर सहाफ़ियों को किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जो इनके पेज बोर्ड थे उनको बहाल नहीं किया गया, जो 70 के दहाई में इनको सहाफ़ियों को हुकूक मिलते थे वो नहीं मिलते। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर मेरी बहन भी बात कर रही थी, ये कानून साजी करते हैं इनके दौर के अंदर या पहले दौर के अंदर। मेरे नजदीक तो ये सारी डेमोक्रेटिक जितनी भी पार्टीज हैं किसी के एक दौर के अंदर है। हामिद मीर ने ये कहा था
जो बात कर रही थी हमारी बहन हामिद मीर ने ये कहा था कि अगर मेरी जान माल को, अगर मेरी जान को खतरा है तो हो सकता तो ये होगा सारी सूरत। अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में हुआ, एक सहाफी पर हमला हो जाता है। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर हमें देखना होगा, हमें सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। हमें ये अब छोड़ देना चाहिए कि ये उसने किया, ये वैसे किया। भाई इन सब लड़ाई के अंदर जो है सहाफी अगर अपनी जान से हाथ धो बैठता है या सहाफी खुद खबर बन जाता है तो उसकी बच्चों, बीवी बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा, उनका ख्याल कौन करेगा? अब बिल्कुल राठौर साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। आज़ादी सहाफ़त, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होना चाहिए। और मेरा ख्याल है आज सिंध असम्बली से कोई बिल जो काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था ये सहाफ़ियों के मुतालिक, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो भी पास हो गया। तो ये बड़ी खुशी की बात है। भट्टी साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? भट्टी साहब, ये फरमाइएगा कि आज़ादी सहाफ़त का जो राग अलाप रहे हैं ये लोग अपने गिरबान में झांक के क्यों नहीं देखते? ये क्या करते रहे अपने अदवार में? अच्छा, इसमें ताहिर साहब कुछ चीजें तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं कि जो दानियाल साहब बता चुके हैं और मुहतरमा बता चुकी हैं कि जिस सहाफत को जिस तरह से एक सेफ अमन मिलना चाहिए उस तरह नहीं मिलता, कि लोगों के साथ जो भी बंदा हक सच की बात करता है तो उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। लेकिन इसका दूसरा एंड ये भी है कि हमने आज तक कभी किसी के भी दौरे हुकूमत के अंदर ये भी नहीं किया कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मीडिया की ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाई गई कि जो ये चेक एंड बैलेंस रख सके कि जी कौन से मीडिया चैनल के ऊपर कितना हकाइक के ऊपर बात हो रही है और कितना हकाइक को पसे पर्दा रख के बात हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो ट्रेंड बन चुका हुआ है वो ये बन चुका हुआ है कि जी कुछ लोग जो लेट्स सपोज अगर नॉन लीग का सपोर्टर है तो उन्होंने अपने कुछ सिलेक्टिव चैनल्स हैं, तो 2 या 3 चैनल्स हैं कि जी उन्होंने वही देखने हैं क्योंकि वहां से उनको पता है कि उनको अपने मतलब की खबर मिलनी है, पॉजिटिव खबरें ही मिलनी है, पॉजिटिव खबर मिलनी है। उनको ये पता है कि जी यहाँ पर जितना भी बोला जाना है वो नॉन लीग के हक में बोला जाना है। कुछ इसी तरह पीपी के हक में है, कुछ इसी तरह पीटीआई के हक में है। इनके मीडिया चैनल्स का तो ये बिल्कुल तरीका बनता ही नहीं है कि जी वो वन साइडेड होके बात करें। मीडिया चैनल को तो चाहिए कि भाई जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें। बिल्कुल गैर जानिबदार होना चाहिए मीडिया को, गैर जानिब होना चाहिए और गैर जानिबदार होना चाहिए। और अभी इस वक्त भी अभी भी जहाँ पे अभी आज की हुकूमत ने इतने ज्यादा अच्छे मेजरमेंट्स लिए हैं काफी ज्यादा डिपार्टमेंट्स के अंदर, काफी ज्यादा इदारों के अंदर, तो इनको चाहिए कि मीडिया के ऊपर भी कुछ ना कुछ इस तरह की उनकी बाउंड्रीज जरूर सेट होनी चाहिए, कुछ लिमिट जरूर होनी चाहिए, कुछ रूल्स जरूर होने चाहिए कि जो मीडिया सेंटर्स को पता हो कि जी हमने इनको फॉलो करना है। उसके अंदर फिर ये दोनों चीजें आएंगी कि अगर किसी को प्रोटेक्शन की जरूरत है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और अगर किसी जगह पे अगर कोई गलत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है तो उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन जरूर होना चाहिए कि उनको कल को पता हो कि जी हमने कोई भी खबर बगैर तस्दीक के या बगैर वेरिफिकेशन के हमने नहीं करनी कि जिसकी वजह से कोई लोगों के अंदर कोई मुख्तलिफ किस्म के अभाम पैदा होते हैं या लोगों के अंदर कोई गलत फहमियां पैदा होती हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये सबसे ज्यादा वाकयात जो हैं ये सिंध में हुए हैं। जी अगर आप देखें, अगर देखा जाए ना, अगर इसकी आप थोड़ी सी इसका तज्जिया करें या इसकी डिटेल में जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये सबसे ज़्यादा जो वाकयात हैं वो सिंध में हुए हैं। सहाफ़ियों को बेदर्दी से वहाँ पे जो ये निशाना बनाया गया है तो ये सिंध में हुए हैं सबसे ज़्यादा वाकयात। और ये जो सहाफ़ी थे ये कोई भी तबी मौत नहीं मरा इनमें से, ये मर्डर किए गए हैं या ये जो असाइनमेंट्स हैं कोई ऐसी डेंजरस असाइनमेंट हैं जिन पे काम कर रहे थे उसकी वजह से उनको निशाना बनाया गया और वो अपनी जान की बाजी हार गए। ताहिर साहब, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये चीजें जो है ना पाकिस्तान में आपको वहां पे नजर आएंगी जहां पे जितना लिटरेसी रेट कम होगा, वहां पे जहां पे जितना सियासतदानों का असर और रसूख ज्यादा होगा। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासतदान का काम तो ये होता है कि गरीब आदमी के लिए वो काम करे, वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करे। लेकिन हमारे यहाँ ये कौन नहीं जानता, हर आदमी जानता है कि जी सियासतदान जो है उनका असर और रसूख कहाँ पे चलता है। इन्होंने सिर्फ हमारे पास आना होता है, सिर्फ वोट मांगने के बाद तो इन्होंने आवाम के आगे जाना होता है, जी एक शहरी होता है। ये कोई ऐसी वहाँ पे लिटरेसी है कहीं पे सियासत की बात नहीं है। और इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग करने वाला सहाफी ही क्यों निशाना बनता है?
जो PR की बात करता है, जो पब्लिक रिलेशन, बस जैसे खबर आई प्रेस रिलीज या प्रेस नोट उसको दे दिया एज इट इज। मैं बतौर सहाफी आपसे ये सवाल पूछता हूँ, तो क्या इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग करना गलत है? क्या जो लोग मुनासिब अंदाज में अच्छी सहाफत करते हैं या आवाम को सच दिखाते हैं, कोई स्कैंडल सामने लेके आते हैं, उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी वहीं पे खत्म हो जाता है, उनके कातलाना हमले भी उन पे होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक नहीं बात होती, उनके घर वालों को जरगमाल बनाया जाता है, उनको अगवा कर लिया जाता है। तो आप इस हवाले से तो कुछ बताएं। सर यही बात हो रही है, हम लोग यही बात कर रहे हैं कि देखिए गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल सेट होने चाहिए कि जो बंदा अच्छे काम कर रहा है, ये जिस बंदे को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, जिस बंदे को ये डर होता है कि जी अगर वो कोई अच्छी खबर देगा इन्वेस्टिगेशन के हवाले से तो उसको किसी असर रसूख में लाया जाएगा, उसको ब्लैकमेल किया जाएगा या उसकी जानो माल को थ्रेट करने की कोशिश की जाएगी, तो उसको गवर्नमेंट के एंड से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए कि जी उनको पता हो कि जी जो भी बंदा किसी भी सहाफी को अप्रोच करने की कोशिश करता है या उसको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करता है, तो उस बंदे को ये पता हो कि जी गवर्नमेंट की तरफ से ये कवानीन इसके ऊपर लागू होते हैं और अगर इन केस अगर मैं गवर्नमेंट के हाथ चढ़ता हूँ तो मेरे खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी तक ऐसे कोई मेजर्स नहीं है। बटी साहब चुप करवा दिया जाता है, बटी साहब चुप करवा दिया जाता है, किसी की पंखे से लटकती लाश मिलती है तो कोई किसी हादसे का शिकार हो जाता है, ये चुप करवा दिया जाता है। अच्छा मोहतरमा शमसा साहिबा ये फरमाइएगा FATF में क्या सूरत हाल रही, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकाला गया? मैं उस पर भी आती हूँ। ये थोड़ा सा ये इसकी दूसरी साइड भी है जर्नलिज्म की कि कई लोग जो है सेल्फ वो खुद ही अपने आप को प्रमोट करने के लिए वो उठाए गए गायब हो गए फिर आ जाते हैं, नजर आ जाता है कि अच्छे भले ठीक ठाक वापस भी आ जाते हैं। इस तरह के 2-3 केसेस हुए हैं और यहाँ तक कि हमारे इतने सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब की तरह के बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के इतनी बड़ी वो एलिगेशन लेवल कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक एथिक्स होनी चाहिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी और कोई वैसे भी एथिक्स आपकी जर्नलिज्म में होनी चाहिए। कि जर्नलिज्म जो है एक बहुत मैं समझू सीक्रेट प्रोफेशन है, तो ये इस तरह की जो है इरिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अगर सीनियर जर्नलिस्ट ऐसा करेंगे तो मैं समझती हूँ समथिंग वेरी 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 सैड। अच्छा अब आपने FATF का पूछा तो मैं समझती हूँ ये तो आप रोशन एक दिन की तरह यहाँ है सबके लिए कि FATF जो है वो उसमें टेक्निकल चीजें जो थी वो तो कम है, उसमें सारा पॉलिटिक्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। सीधी सी बात है, आज जो है हम अपनी वेस्टर्न पावर्स के आगे अपने घुटने टेक दें तो FATF से क्या निकालना, आपको तो पता नहीं आसमान से पहुंचा देंगे कि पाकिस्तान तो सबसे आला मुल्क है। सीधी सी बात है कि ये सारे जितने भी जितने भी ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाहे UN बना, ये सब कुछ हुआ, ये क्या था? ये सारा ये था कि वेस्टर्न जो भी पावर जीती हुई थी उन्होंने मिलकर अपना एक क्लब बना लिया कि सारी दुनिया को हमने किस तरह से अपने मुताबिक हमने उनको हर चीजें अपनी मर्जी के मुताबिक हमने उनपे हुकूमत करनी है या उनको हमने रूल और गाइड करना है। तो हमने तो देखिए वो खुद कह रहे हैं कि 27 में से 26 चीजें जो है वो हमने उनकी पॉइंट्स को पूरी कर दी है और वो मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क के लिए तो अच्छा होगा कि सही इंशाल्लाह ताला साहब। ये हमारा ईमान है, क्योंकि हमने इस वक्त जो हमारी हुकूमत है और जो हमारे लोग इसमें लगे हुए हैं वो बड़ी नेक नियति से अपने मुल्क को सीधे रास्ते पे डालने के लिए बिल्कुल वो चाह रहे हैं, पूरी कोशिश करें। लेकिन ये जो FATF में जो जिन मुल्कों को इन्होंने मुझे आप बताया, इंडिया इज वन ऑफ द वोटर्स, इंडिया के अपने क्या हालात है उसको तो मतलब ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए FATF के। तो ये तो सारा इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल जो ग्रुप्स एस्टेब्लिशमेंट्स बनी हुई है उनको वो डेवलप मुल्क चाहते हैं कि डेवलपिंग मुल्क वैसे के वैसे ही रहे और हमारे अंडर कंट्रोल रहे। फिर आपको पता है कि इस वक्त एक चाइना का और अमेरिका के दो एक वो बने हुए धड़े हैं, तो वो ये सब चीजें उनके लिए जो है वो दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल अस इन दैट वे। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जो अब जिस तरह से हमारी इस वक्त हुकूमत है, जिस तरह के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो किसी को ऑफेंड तो नहीं करते, लेकिन जो हमारे मुल्क का सही पोजीशन है वो उस पर खड़े हैं। तो ये उन्होंने जिस तरह से कहा कि जब बेसिस नहीं देंगे तो ये चीजें अगर आज हम थोड़ा सा भी हाँ कर देते हैं तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान को FATF का तो शायद हेड बना दे उनकी कमेटी का, बजाय उसको ग्रे लिस्ट में रखने के। तो हम तो इन चीजों को कब से देख रहे हैं, जितनी भी UN कन्वेंशन होती है, बाकी के मुल्क क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स की जो बातें करते हैं लोग, हमने तो कई साल इस पे गुजारे हैं कि ये सब
ये बातें जो है ऊपर से जो है ये डेवलप मुल्क जो है ये सिर्फ इन्होंने ये एक अपना क्लब बनाया हुआ है। यानी आपका ये कहना है कि ये रद्द अमल आया है, जो हमने अमल किया ये उसका रद्द अमल आया, तो क्या ये कोई और शदीद भी हो सकता है? 100% रद्द अमल है एंड दे आर ट्राइंग टू कर्ब अस के ये कहीं चाइना के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, आपको सामने नजर आ रहा है कि हमारी ये जो अपना बन रहा है सीट और ये जो सी पैक बन रहा है सारा, वो इनको बड़ी सख्त इस बात का मसला है कि उसमें नेचुरली हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारे मुल्क की हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे इस रीजन के लिए बेहतर होगा। तो वो तो नहीं चाहते ना कि रीजन या कोई भी यहाँ पे बेहतरी किसी किस्म की आए, तो वो वरना तो फिर हम बिल्कुल उनके काबू से निकल जाएंगे। तो ये तो बड़ा बिल्कुल यहाँ सब। और आप देखें कि हमने जो इतना सेक्टर्स में किया, हमारे आप हालात भी तो देखे ना हमारे पॉलिटिशियंस के। अब आप ये देखें कि क्या उस दिन खबर पढ़ रहे थे, आपने भी सबने पढ़ी होगी कि जी हमजा शहबाज साहब को उन्होंने कहा हाँ जी 25 अरब मेरे अकाउंट में आए तो थे, पता नहीं किसने भेज दिए, मुझे तो पता नहीं लगा। मैं तो अब आप मुझे बताएं यहाँ पे ये चले आप और मैं ये दुआ करते हैं कि ऐसे 25-25 अरब रुपए हर पाकिस्तानी के अकाउंट में है और उसे पता ही ना चले और पूरा उन्होंने रीजन बताई थी कि वो सियासत में बिजी थे, तो उनको पता नहीं चला। दिन रात जी खून जला रहे थे सियासत के लिए, इसलिए उनका अफसोस लाख बातें हमारे मुल्क में हो रही थी। अब हम इस बहाने अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हमारे बहुत से काम सीधे हो जाएंगे। बाकी असल तो ताकत ऊपर अल्लाह ताला जी बिल्कुल इंशाल्लाह, बाकी असल ताकत अल्लाह ताला की है और अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह हमारे सारे जो मामलात हैं वो सीधे हो जाएंगे। दानिया राठौर साहब ये फरमाइएगा, ये 27 में से 26 जो हैं ये पॉइंट स्कोर किए गए, वो ऐसा एक कौन सा पॉइंट एक रहता है जिसकी वजह से ये 1 साल का मजीद टाइम दे दिया गया FATF में पाकिस्तान को ये ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए? दानिया राठौर साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जी मेरा ख्याल दानियाल साहब से हमारा। जी भट्टी साहब आप फरमाइएगा कौन सा ऐसा एक पॉइंट है जो रह गया है? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो जी हेलो जी दानियाल साहब ये फरमाइएगा 27 में से 26 पॉइंट स्कोर कर दिए हैं, एक कौन सा ऐसा पॉइंट रह गया जिसकी वजह से पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला और जून 2022 का टाइम दे दिया? इसमें मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, जो उन्होंने शर्तें रखी थी FATF ने, वो तकरीबन 26 के करीब हमने शर्तें तमाम मान ली हैं उनकी। ठीक है। और जो कुछ चंद शर्तें जो हैं वो हमने अभी तक नहीं मानी है, और अभी तक जो है जिस तरह से हो सकता है मैं इसे बिल्कुल मुख्तलिफ राय दूंगा। इस वक्त IMF या FATF के मामले पे हम इस वक्त जो उनकी शराइत होती हैं, जिसमें जितना वो टैक्स कहते हैं वो हम लगाने के लिए तैयार हैं, और हमने लगा भी दिया है। ये जो बजट आया इसके अंदर कुछ हद तक हमने टैक्सेस कम जरूर किए हैं, मगर हमने काफी लोगों को टैक्स में लेके आए हैं। FBR ने इससे बड़ा अच्छा काम किया है, ये क्रेडिट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का, मगर आज भी उस तरह से टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए। हमारा मुल्क जो है वहां पर बिजनेसमैन इस तरह से बदमाशी करता है कि वो अपने टैक्स को कैसे बचाता है, वो क्लाउस की हिफाजत करते हैं, लीगल कंसल्टेंसी उसकी करती है, मगर अभी भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। ये इसी तरह गुज़श्ता हुकूमतों में भी यही रहा था और आगे भी उन्होंने यही दिया है टास्क। और पाकिस्तान अपनी हद्दल इम्कान कोशिश कर भी ले, लेकिन वो ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा। उसकी वजह ये है पाकिस्तान को हमेशा से इस्तेमाल किया जाता है अपने मकासद के लिए, और जब मकसद पूरा हो जाता है तो पाकिस्तान को निकाल दिया जाता है उस गेम में से, और वो मुजाहिदीन हो या किसी भी मामले पे हो। और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख के इसीलिए है ताकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से डेवलप ना हो सके। इसमें हुकूमतों का तो शायद ना हो सके, एजेंसीज का भी कुछ उस तरह से किरदार ना हो सके, मगर जो कुव्वतें हैं, जो बैरूनी कुव्वतें हैं, शायद वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो। जिस तरह से मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि CPEC रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, CPEC पे एक स्टॉप लग गया। ये हमारी शमसा पार्लियामेंटेरियन भी इस बात को शायद नफी करेंगी, तजिया निगार साहब इस बात को शायद एग्री कर लें, आप भी एग्री कर लें। जो पाकिस्तान इस वक्त ये पोजीशन पे है कि एक से कर्जा लेता है तो दूसरे का कर्जा अदा कर देता है, दूसरे से कर्जा लेता है तो तीसरे का कर्जा अदा कर देता है। तो पाकिस्तान को मुस्तहकम होने के लिए हमें अपनी अपनी जगह पर अपना वर्कआउट करना तो जरूरी है, मगर एक ऐसी लीडरशिप के साथ साथ उसकी भी जरूरत है जो मामलात को देख सके, और एजेंसीज का जो किरदार है उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए है।
जैसे पिछले दिनों अड्डों की बात थी कि अमेरिका को अड्डे नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अभी खबरें ये भी हैं कि अड्डे दे दिए गए हैं, हवाई अड्डे दे चुके हैं। और नहीं, ये तो कोई खबरें नहीं है राठौर साहब, ये तो कोई खबरें नहीं है, वो तो ऑन द रिकॉर्ड पड़ा हुआ है सारा कुछ, सारी दुनिया ने देखा है, उन उसके तो चर्चे भी हो रहे हैं, वो तो एब्सोल्युटली नॉट, सारी दुनिया ने देखा है। भट्टी साहब ये फरमाइएगा, एफएटीएफ में वो कौन सी एक शर्त थी जो रह गई है, जो पूरी नहीं हो सकी, कौन सा एक पॉइंट था जिसकी स्कोरिंग की वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया? ताहिर साहब, यहाँ पे मैं एक चीज वाजे करता जाऊं कि जिस तरह दनियाल साहब ने कहा, उन्होंने ठीक कहा। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसमें आप देखें, ये आईएमएफ को जिस तरह इन्होंने जिक्र किया दनियाल साहब ने, या एफएटीएफ हो या यूनाइटेड नेशंस हो, यहाँ पे नीटो की अफवाज हो, ये जितनी भी इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बनी हुई है, इनका आप इस वक्त देखें कि बेसिकली उनका मकसद क्या है और वो काम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है एफएटीएफ की लिस्ट में, तो उसमें आप देखें काम इसके, ये जो उन्होंने 27 पॉइंट्स दिए थे ना, ये सारे वो पॉइंट्स थे कि जो पाकिस्तान को एफएटीएफ ना भी कहे तो हमें करने थे। हमें अपनी मैशत को बहाली में लाने के लिए वो हमने करने थे। ये माजी की हुकूमतों की नाअहली रही कि उन्होंने उनके ऊपर काम नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक रीजन दिया एफएटीएफ को और उन्होंने उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अभी अगर मेरे ख्याल से इस वक्त ये वो टाइम आ चुका हुआ है कि अभी पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, जो एफएटीएफ के मेंबर्स हैं, उनको सबको बैठ के ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये ब्लैकमेलिंग अब हमें बंद करनी चाहिए। कि जी उन्होंने एफएटीएफ को एक सिर्फ कुछ रीजंस दी हुई हैं कि जी जिसका उनको दिल करता है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, जिसको दिल करता है उसको वो व्हाइट लिस्ट में डाल देते हैं। वहां पे कोई उसका क्राइटेरिया नहीं है। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस को आप देख लें, यूनाइटेड नेशंस क्या कर रही है। हमारे पास ये देखिए, इसमें मैं भी हमारे पास आप करूंगा कि कश्मीर वाला मामला है, फलस्तीन वाला मामला है। जी भट्टी साहब कंटिन्यू करें, फिर भी उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। जी राठौर साहब आपके पास आते हैं, जरा आपके पास आते हैं, आपकी तरफ भट्टी साहब को मुकम्मल करने दें जरा। जी भट्टी साहब फरमाइएगा। जी आप देखें ना, यूनाइटेड नेशंस को ले लें, जिस एफएटीएफ को तो हमने क्लियर कर लिया है ना कि वो सिर्फ एक रीजन लेके बैठे हुए हैं कि किसको हमने ब्लैकलिस्ट करने कि कोई बंदा अगर कोई 27 पॉइंट्स के ऊपर काम नहीं भी कर रहा, उसके ऊपर वो 20 पॉइंट के ऊपर काम करेगा, साथ रहते होंगे, इनका दिल चाहेगा वो बैठ के उसको निकाल देंगे कि ठीक है जी इसको हमने व्हाइट लिस्ट में कर दिया। और अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क कि जो इतनी मेहनत करके, इतनी तगदो करके, बजाय इसके कि जी इस वक्त आपको पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जी पाकिस्तान पिछले 3 सालों के अंदर जिस तरह से अपने मुआशी हालात संभाल रहा है और खुद को मुश्किलात में से बाहर निकाल रहा है, पाकिस्तान को तो इस वक्त संभालना चाहिए। एफएटीएफ को तो चाहिए था कि ये जो लास्ट मीटिंग गुजरी थी उसके अंदर पाकिस्तान को एज अप्रिसिएशन उनको ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए था कि ठीक है जी आपने बहुत कम अरसे के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, आपको हम अप्रिशिएट करते हैं, होपफुली आप बाकी पॉइंट्स के ऊपर भी काम कर लेंगे। लेकिन ये बात वही है कि जब तक आप चौधरी अमेरिका साहब की बात मानते रहेंगे, इसको चौधरी अमेरिका बोलूंगा मैं, जब तक आप चौधरी अमेरिका की बात मानते रहेंगे तब तक ऑल इज वेल, तब तक आप कुछ भी कहें वो आपको बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। लेकिन जहां पे आप उसकी नाफरमानी करेंगे, एक्चुअली अमेरिका ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और अभी ये चीजें जो हैं ये सिर्फ एफएटीएफ में नहीं है, ये अभी आने वाले टाइम में हमें और भी काफी सारे मामलात में उसके लिए रेडी रहना चाहिए कि जिस तरह हमने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता कि उससे बर्दाश्त हो रहा हो। अमेरिका की वहां उनकी जितनी भी उनकी लीडरशिप है उसकी तो इस वक्त नींदें हराम हुई है पाकिस्तान के सिलसिले में कि जी पाकिस्तान में ये जरूरत कहां से आ गई, पाकिस्तान की इतनी जरूरत कैसे हो गई कि ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्सोल्युटली नॉट बोल देता है। तो अभी ये हमें चीजें और भी आगे जाके भी नजर आ सकती हैं। आईएमएफ की तरफ से अभी मजीद कुछ सख्त शराइत आ सकती हैं। अभी हमने सिर्फ जिस तरह अमेरिका को आंखें दिखाई हैं उसी तरह हमने आईएमएफ को भी बोला। देखें आईएमएफ का बेसिकली मकसद क्या है। भट्टी साहब आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की ये जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन्होंने एक रास्ता मुतय्यन कर लिया है, एक वे इन्होंने पकड़ लिया है कि इस रास्ते पे चल के हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। आपके कहने का मतलब यही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मतलब ये अब वो पॉजिटिव एक रास्ता है कि इसको दुनिया के जो मैशत को समझने वाले लोग हैं, दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस वक्त कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान एक ऐसे ट्रैक के ऊपर आ गया हुआ है कि अब आगे आने वाला टाइम
बहुत अच्छा टाइम है पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह। और ऐसी जगहों पे ये जो इदारे हैं, IMF हो गया, FATF हो गया, इनको बजाय इसके पाकिस्तान को अप्रिशिएट करने के लिए, उसको थपकी देने के कि जी वेल डन जी आप आगे बढ़े, तो वो उसको मजीद दबाने की कोशिश कर रहे जी हैं। क्यों? मोहतरमा शमसा साहिबा फरमाइएगा, ये कौन सी एक पॉइंट था जो स्कोर नहीं हो सका? जी भट्टी साहब ने जो कहा बिल्कुल मैं समझती हूँ कि यही लाइन है, असल बात यही है। असल में इस वक्त मेरे पास डिटेल में नहीं है कि मैं आपको जरूर बता देती, मेरे पास इस वक्त नहीं है उसको जो है अपना जो उसका एक रह गया। चलें आप भट्टी साहब के मौकफ से तारीफ कर दी। ये बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ जी। ये बेसिकली अभी जो 1.27 वाला रह गया हुआ है, इस एक पॉइंट के अंदर आगे फिर 7 इसके जुज बनते हैं कि जो पाकिस्तान ने अभी करने हैं। अब इनका मैं आपको एक लुबिर बात बता देता हूँ कि वो ये है कि अब ये आखिरी पॉइंट के अंदर ये चीज रह गई है कि जी जितनी भी ऐसी जो कालादम तंजीमें पाकिस्तान में काम कर रही थी, उनको जो यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट के अंदर आ रही हैं कि जी ये कालादम तंजीमें हैं, पाकिस्तान को अभी उनके बारे में प्रूफ देना है कि जी हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, हम लोग उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, वो कालादम लिस्ट के अंदर आ चुकी हुई हैं और हम लोग उनके खिलाफ जितना सख्त एक्शन है वो हम ले रहे हैं। मतलब ये इसको एक सिर्फ रीजन बनाया गया है कि उस रीजन के तौर पे तो बिल्कुल मुझे भी याद आ गया, बिल्कुल भट्टी साहब ने बताया। असल में ये सारी कालादम तंजीमें इन्हीं की मेहरबानियों से हम पे थोपी हुई थी और हमने जिस तरह से उनका मुकाबला किया है, जिस तरह से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, हमारे सबने जिस तरह से हमने इनको खत्म किया, जिस तरह हमारा फाटा का भी इलाका माशाल्लाह अमन का इलाका काफी हद तक हो गया। जी तो जी ये तो बहुत कुर्बानियों के बाद हम यहाँ तक पहुंचे। जी राठौर साहब फरमाइएगा, आप कुछ फरमाना चाह रहे थे? राठौर साहब आप सुन रहे हैं? जी मैं इसमें यही फरमाना चाह रहा था कि पाकिस्तान को मेरे नजदीक अमेरिका ने एक कॉलोनी के तौर पे बनाया है। पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसको हमेशा से चैलेंज किया जाता रहा है और FATF हो, IMF हो, UNO हो, कश्मीर के मामले पे बात हो, किसी और भी इशू पे बात हो, पाकिस्तान को कभी भी मुस्तहकम नहीं देखा जाता या तो पाकिस्तान की कभी भी बढ़ते हुए ये बर्दाश्त नहीं किया जाता कि पाकिस्तान अपनी मुकर्ररा हद जो है या उस तरक्की को जैसे हासिल कर रहा था उसको किया जाए। हमेशा पाकिस्तान जब तरक्की के रास्ते पर गामजन होता है उस वक्त न जाने क्या होता है कि हमारे जो बेशक वो डेमोक्रेसी क्यों ना हो, बेशक वो एक किसी डिक्टेटर की गवर्नमेंट क्यों ना हो, पाकिस्तान में जो सिस्टम है उसको डिरेल कर दिया जाता है। आज तक ये नहीं रहा है। 73 सालों में पाकिस्तान के खुसूस सियासतदान हो या सिविल अदारे हों, ये अभी तक ये नहीं समझ पा रहे। हमारी हद तक ये है कि हमें प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में रहना चाहिए या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इख्तियार करना चाहिए। वहीं पर अगर कहीं पर मुस्तहकम होने की लगते भी है कोई भी गवर्नमेंट है तो उस पर किया ये जाता है कि उसको डिरेल करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उस तरक्की को रोकने के लिए पाकिस्तान में जब भी उसका ग्रोथ रेट भी ज्यादा होता है तो ये सारी चीजें हैं। पाकिस्तान को एक सब कॉलोनी बनाया है, जब जैसे चाहे अमेरिका चाहे बैरूनी कुव्वतें चाहें उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें और इस तरह से पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाता है। इसके जरिए उनसे कभी अड्डे मांग लेंगे, कभी जी नाज़रीन तैयार करवा लिए जाएंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा फरमाया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।